आज यार एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है। आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अब अलग अलग गोल्स के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी है, भले वो घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी XYZ गोल। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और रिटायरमेंट के बाद उनके पास पेंशन आती थी, एक सॉर्ट ऑफ फिक्स अमाउंट मिला उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट। बट मी बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या कोई भी एक सैलरीड पर्सन भी ले ले, हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई पेंशन हो, है ना। तो दिमाग में ये आया था कि मैं इतने सारे गोल्स के लिए जो अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए या इसके लिए भी कुछ होता है। हाँ, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो होती है रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके, तो ये एक प्रॉपर टर्म है कि भाई आप रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी कर सकते हो। एग्जैक्टली और ये मतलब इवेंचुअली हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आज के डेट में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी पेंशन नहीं है, आज की डेट में तो नहीं है। उनका अमाउंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है और वहीं से ही उनकी पेंशन बनती है। और एनपीएस अब हर इंडिविजुअल के लिए ओपन है, ठीक है। बट जस्ट लाइक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का एक ऑप्शन ईपीएफ का रहता है। अगर रिटायरमेंट जब भी उनकी एज ख़त्म होती है, उनके पास ईपीएफ आता है। अगर वो किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, ग्रेचुटी मिलता है उन्हें, सही बात। काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय या एक सैलरीड, तीनों के लिए जो पेंशन डिफ़ॉल्ट बन रही है, मुझे नहीं लगता वो इफ़ेक्टिव होती है। लेट्स से आज के डेट में मैंने देखा है कि जो एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनकी भी मंथली पेंशन 35,000 है। 35,000 या 40? क्या 40,000 आज की डेट में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत Right. जल्दी खत्म हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, एक डिपार्टमेंट में नोन है, उनकी जो पेंशन आती है दैट इज़ 35, अच्छा, और वो एक MIG सोसाइटी में रहते हैं। ओके, तो उसके ही खर्चे इतने बड़े और MIG में रहते हुए आपका लाइफस्टाइल भी उस तरह से होगा। उसी तरीके का है। 7-8 हज़ार तो मेंटेनेंस का है। ओके, तो मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहीं वो डिज़ायर मतलब इतने हैं कि दाल रोटी वाला काम है। और जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर एक तरीके से करी जाती है कि आपके आज खर्चे कितने हैं, उस टाइम तक वो खर्चे कितने होंगे, उन खर्चों को सस्टेन करने के लिए आज से आपको कितना इन्वेस्ट करना है ताकि आप वो कॉर्पस जनरेट कर पाओ। ठीक है, पर ये इसका फ़ायदा क्या है और ये ज़रूरी क्यों है कि आप इसको करें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, रिटायरमेंट के बाद आपके पास क्या सोर्स है इनकम का? शायद कुछ नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप और कुछ काम करें, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। और 60 के बाद इतना प्रोडक्टिव आज का यूथ तो नहीं है। आज का ले लो, या अब जो एक क्योंकि आजकल जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, सब अर्ली रिटायरमेंट पे बैठे हुए हैं कि 45-50 तक रिटायरमेंट ले ले, कोई अपने आप को 60 तक एक्सटेंड नहीं कर रहा, राइट। तो हम आज के डेट में मान के चले कि हम 60 तक भी अगर रिटायर काम करते हैं, तो 60 के बाद क्या हम प्रोडक्टिव होंगे उतना? और क्या कंपनी हमें हायर करेगी? शायद नहीं। गवर्नमेंट भी होगी चाहे प्राइवेट होगी, दोनों आपको बाहर निकाल देंगे। 100 में से 2-3 होंगे जो शायद फिर कहीं लग जाए, और वो इतनी अच्छी जॉब भी नहीं होती और उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, बाय द वे, ठीक है। और वैसे भी पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद एक टाइम इंसान लेजर मांगता है। सही बात है, राइट। तो प्लानिंग अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन, लेट से 60 तक एक इंसान ने जॉब किया, बच्चों की शादी, हर गोल अचीव कर लिया, ठीक है। अपने लिए उसके पास सिर्फ पैसा मिला बचो के 15 लाख। क्या 15 लाख अगर वो आगे 15 साल और जी जाए, क्या वो सस्टेन कर पाएगा अपनी लाइफ को? नहीं, मुश्किल है। शायद नहीं। अगर मैं मानूँ 40,000 की पेंशन देखा जाता है, जो मैंने बताया, यानी कि एक साल का 480, तो मतलब मोटा मोटा 5 साल में पैसा ख़त्म है। 5 से भी पहले में मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो कोई इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो 5 साल में ख़त्म है, बाकी 10 साल क्या करेंगे? सही बात है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट एक सुनने में गलत लगेगा कि मान लो उनके, हम कई पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे, बट कभी भी अपनी डिपेंडेंसी पे के लिए किसी पे बिलीव करो ही मत, चाहे प्री रिटायरमेंट हो चाहे पोस्ट रिटायरमेंट पे हो। हाँ, और आज के ज़माने में आई थिंक सो जितना हम देख रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे पेरेंट्स को सपोर्ट करें जिस हिसाब से वो अपनी लाइफ आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज आज के डेट में बहुत है, राइट। तो बेसिकली यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट एनी डे। तो उसी वजह से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। अब क्वेश्चन है कि अगर आप बाद में रिटायरमेंट होता है, आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, ना पेंशन आ रही है,
खा भी नहीं सकते, बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जॉब के लिए इतनी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, करोगे क्या, मर तो ऐसे सकते ही नहीं। सही बात है। तो इसी वजह से रिटायरमेंट, आप किसी भी गोल को उठा लो, सबसे इम्पोर्टेंट ही रिटायरमेंट है। और इसके बारे में अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा? कोई नहीं कर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी सा। प्लेन में ट्रैवल करा होगा, हर किसी ने करा होगा। उसमें सबसे पहले एयर होस्टेस भी यही बोलती है, रिटायरमेंट प्लानिंग। इन केस ऑफ इमरजेंसी अच्छा। सबसे पहले खुद को बचाओ, हाँ। उसके बाद और चीज़ों को देखो। सेम वे जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग आपका एक हॉट टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद बीच में देखो रीज़न वाई, बच्चों की एजुकेशन करनी है, एजुकेशन लोन है, मैरिज करनी है, मैरिज लोन है, आपको कार लेनी है, कार लोन है, होम लेना है, होम लोन है, रिटायरमेंट के लिए कौन सा लोन है? जीना है मुझे, लोन दे दो। कोई नहीं देगा, क्योंकि आप चुका तो सकते चुका सकते ही नहीं। इसी वजह से रिटायरमेंट आपका हमेशा 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 मोस्ट प्रायोरिटाइज गोल होना चाहिए, और ये बोल्ड लेटर्स में है। ठीक है। और अभी आपने यूएस का भी एक देखा होगा कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिटायरमेंट कैसे, उनके पास कुछ नहीं बचा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज मार्केट। यस, और वहाँ पे आधे से ज़्यादा जनता इज मूविंग टुवर्ड्स लाइक बैंकरप्सी, कि भाई कुछ नहीं बचा उनके पास। अल्टीमेटली अगर आपके पास रिटायरमेंट पे कुछ नहीं होगा, घर तो बेचोगे नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कर सकता, एंड इट्स ऑल्सो नॉट दैट ईजी, राइट? सही बात है। एंड रिटायरमेंट के बाद अब देखा जाए तो आप फॉर एग्जांपल आपके 40,000 पेंशन है, आप मान लो उसमें आपके हेल्थ के ऊपर खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मान लो अगर आप उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट एम्प्लॉय चला भी रहे अपनी, प्रीमियम शायद 40 से ऊपर होगा। तो अगर देखा जाए रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आप कह रहे हो कि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, उसके बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, आप अपना हेल्थ मेंटेन कर पाएँ, एंड जो भी आपका लाइफ स्पैन है उसको आप कंफर्टेबली निकाल पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये, और सेकंड है पॉइंट है इंडिपेंडेंसी, और आप अपने जितना भी थ्रू आउट द टाइम है आप अपने ऊपर एक अच्छा खर्च कर सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि आज की जनरेशन के जो हम लोग हैं, हम लोग बिलीव करते हैं टू लिव इन द प्रेजेंट। ठीक है, आज में यार जो जीना है आज जीना है, कल की देखी जाएगी, कल की सोची जाएगी, कुछ नहीं ज़्यादा सोचते कल के बारे में। पर अगर हम कॉन्शियसली सोचें कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो क्या सही एज है कि हम शुरू कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शायद अब लेट हो चुका हूँ, इफ़ अगर 30 की एज में स्टार्ट करूँ और सोच रहा हूँ 45-50 में रिटायर होना। देखिए इसका पॉइंट है कि पहले अगर आपके लिए बोलूँ तो कोई टाइम लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, अब आप देखो ऑब्वियसली 7-8 साल से कमा रहे हो, उस टाइम से करना स्टार्ट करते तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहता, मार्केट को टाइम ज़्यादा दे पाते। अब कम होगा, बट ठीक है, अभी सोच में रहो कि मैंने करा ही नहीं है तो छोड़ ही देता हूँ, वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जब भी, पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब भी आप अर्न करना स्टार्ट करो, अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लो, और अपना एक रिटायरमेंट एज सबको पता होती है वो कितने टाइम इंडस्ट्री में टिकेगा, राइट? मेरी मानो, मैं भी अगर अपनी बात करूँ 50 to 55, मैं भी सोचूंगा कि हाँ अब मैं रिटायर होकर 10 साल या 15 साल जितने भी ज़िंदगी है एक अच्छे से स्पेंड करूँ, राइट? सेम गोज़ कि अभी आपने कहा कि मैं लेट हुई है, नहीं, हाँ थोड़ा सा लेट हो बट बहुत लेट नहीं। अब इसके लिए आपके लिए एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज? एडवांटेज है अगर 60 की एज लेते हो, अभी भी 30 साल है, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट स्टार्ट करोगे, अचीव कर सकोगे। वेयर एज अगर सोचा कि नहीं चलो अब तो हो ही नहीं रहा है, 45 पे स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जो 30 साल में लेट से आपको 1 करोड़ आपका रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, जो 30 साल में आपको शायद हो सकता है 3,000 की इन्वेस्टमेंट करनी हो, 45 साल से अगर स्टार्ट करोगे तो वो 3,000 शायद 12 या 15 पे हो जाएगा। तब और मुश्किल है। और तब मुश्किल क्यों है? अभी इतने बर्डन नहीं है। यंग, मान लो अगर आपने 5-7 साल पहले भी करी होती, बैचलर, कोई खर्चे नहीं ज़्यादा, अपने ऊपर स्पेंड करना, अभी भी चलो इतना ज़्यादा खर्चे नहीं है खुद पे। 45 पे जब आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, उनके खर्चे, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके स्कूल एक्सपेंसेस, फिर 12,000 या 15,000 निकालना तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाता है। सही बात है। और अभी और कुछ 15-20 सालों में एक जनरेशन शिफ्ट कैसा होने वाला है कि हम जो बच्चे थे
हमारे पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम देख रहे हैं वो कमा रहे हैं, उसके बाद पेंशन आ रही है, बट हमारी जनरेशन ने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं करा कि व्हाट हैपन्स आफ्टर रिटायरमेंट। एग्जैक्टली। उन लोगों को तो रिटायर हो चुके हैं, बट जब हमारा वो 20-25 साल बाद जनरेशन शिफ्ट होगी और हम रिटायरमेंट की एज पे जाएंगे, तब हम परेशान हो जाएंगे कि यार हम तो लॉस्ट हैं, क्या करते हैं। एग्जैक्टली। तो जितनी जल्दी से इन चीज़ों पे वर्क करेंगे उतना ही बेटर है, जितना डिले होगा उतना आपके लिए नुकसान है। ठीक है, तो आपने ये कहा कि जब आप कमाना स्टार्ट करो, आप अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा उसी एज से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जोड़ना शुरू। एग्जैक्टली। अपनी प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करो जिसमें आपको पता लगे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग पे क्या कॉर्पस होना चाहिए और उस कॉर्पस के लिए अब आपको कैसे वर्क करना है और उसको गोल को इंटैक्ट रखना है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी हो सकता है चली जाए, जैसे आपने अभी का लिव इन द प्रेजेंट। मैंने देखा काफ़ी लोग होते हैं 20 लाख के कार्ड ले लेते हैं, पे कर देंगे ना EMIs। डाइनिंग जाना है तो जाना ही है, कर देंगे ना, कैसे मैनेज होगा, हो ही जाएगा। फिर फ़ोन लेना है, iPhone 14 लेना है तो लेना ही है, चाहे जैसे भी EMI मैनेज कर लेंगे। वैसे सोलो 30 साल की एक EMI बना ली और ये EMI आप जो फिजिकल असेट ले रहे हो वो डिप्रिशिएट हो रहा है। ये एक ऐसा सेट है जो बहुत अच्छा अप्रिशिएट होगा। ट्रू। और गाड़ी 30 साल के बाद आपके काम नहीं आएगी, 15 साल बाद तो स्क्रैप है। ये पैसा काम आएगा। तो इसी रीज़न से रिटायरमेंट को प्रायोरिटी रखना है। फिर वो अगर घर बेचना पड़ा तो उसी स्क्रैप की गाड़ी में रुकना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये EMIs वाला तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बिकॉज आजकल हर एक चीज़ के लिए EMI शुरू हो गई है। आप मतलब मानोगे नहीं कि आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट्स के लिए भी EMI शुरू हो गई है, पे विद EMIs। पैकेज ले रहे हैं, टूर पैकेज, पे विद EMIs। सो इंसान को लगता है अभी थोड़ा ही तो जा रहा है, क्योंकि उसका एक पैटर्न है, वो कंपनी ने आपको अपने कुछ टाइम के लिए आपकी इनकम अपने लिए बांध दी। अगर मैं आपको 1 लाख कहता हूँ 6 महीने में पे कर दो, मुझे ही पता है 6 महीने तक मेरे पास एक फिक्स पैसा आ रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, बट अगेन इस EMI से हटके एक बेटर EMI पे जाए। और यहाँ वाली EMI पे बाउंस होने पे कोई चार्जेस नहीं है, इन द सेंस कोई पेनल्टीज नहीं है वैसे। तो देखा आपने कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हुई कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है और क्यों वो इतना ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी कि वो आपका सबसे प्राइमरी गोल होना चाहिए और किसी भी गोल से हटके। सो आप इस वीडियो को देखिए, रिपीट देखिए, समझिए, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सवाल हो आपके इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी आने वाली हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।